हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA के बारे में। तो इस टॉपिक में हम EIA के बारे में EIA के टाइप्स जैसे रैपिड EIA, कॉम्प्रिहेंसिव EIA के जो डेटा होते हैं उनके भी कई टाइप होते हैं जैसे हार्ड डेटा, इंटरमीडिएट डेटा, सॉफ्ट डेटा, EIA की क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या EIA का जो नोटिफिकेशन है उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, किन किन इंडस्ट्रीज के लिए EIA की रिक्वायरमेंट है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो जीएस और जेई एग्जाम के कैंडिडेट्स जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। आज मतलब आज संडे को आज सेकंड पेपर है हमारे टेस्ट सीरीज का। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ हम पहले के पेपर भी शेयर कर देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। सो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो टेंशन ना लें, क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हम पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करे। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमने यूट्यूब के जो वीडियोज हैं उनके पीडीएफ नोट्स भी अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर नोट्स चाहता है तो वो नोट्स परचेज कर सकता है और वो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देगा और हम उसको उसके साथ जो भी कन्वर्सेशन है करके उनको नोट्स अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो सबसे पहले EIA, व्हाट डू मीन बाय इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। जनरल में क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट की वजह से आसपास के इन्वायरमेंट पे, आसपास के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का आकलन करने के लिए हम एक प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। वही प्रोसेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहलाती है। ये सारी एक्टिविटी है EIA का काम। मेन काम होता है वो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले किया जाता है। ओके, इस बात का खास ध्यान रखें। सो EIA इज ए प्रोसेस evaluating the likely environmental impacts, okay, environmental impacts due to the proposed project or development activity, taking into account the interrelated socio-economic impact, cultural impact, human health impacts, and that may be both beneficial as well as adverse. So EIA taking care of all the impacts that may be the beneficial as well as they may be adverse impacts. So according to United Nations Environment Program, UNEP defines the EIA. It is a tool to identify the environmental, social, economic impact of a project prior to decision making. देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। To identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to decision making means किसी प्रोजेक्ट का EIA से रिलेटेड जो डिसीजन होता है उससे पहले ही इन्वायरमेंट का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की स्टडी को EIA कहते हैं। ये यूनेप द्वारा डिफाइंड डेफिनेशन है। सो द aim of EIA to predict the environmental impact at early stage of the project planning and design. Okay, साथ में ही वो they find out the alternative ways if there is an adverse impact, then how we can minimize the effect of these adverse impacts. Okay, so all these things they consider in the EIA. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो कि एक नॉर्मल अगर हम बात करते हैं कि किसी एरिया की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो ये मतलब कि एक कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन है। एक पॉइंट पे जाके सपोज करो यहाँ पे हम आके टाइम के साथ यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं। जब हम प्रोजेक्ट एक्टिविटी शुरू करेंगे तो क्या कि जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है वहाँ की वो डिग्रेड होने लगती है, अल्टर होने लगती है, चेंज होने लगती हैं। ठीक है, अगर सोचो अगर यहाँ कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं होगा तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो क्या है, स्टेबल रहेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि विद प्रोजेक्ट और विदाउट प्रोजेक्ट कितना फर्क आ जाता है, इन्वायरमेंट पे कितना इम्पेक्ट होता है। इसी की स्टडी करने के लिए
इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के, इससे वहाँ के एयर पे, वहाँ के वाटर रिसोर्स पे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है, वहाँ के ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैं उन पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इन सब की स्टडी की जाती है ईआई के अंदर, ठीक है। Now the EIA also include the management tool for ensuring the optimal use of natural resources for sustainable development. So the EIA also focus on the sustainable development. It considering the activities related to the sustainable development of the environment. Now the EIA is systematically examine both beneficial as well as adverse consequences of the project. इसमें प्रोजेक्ट के दोनों ही जो बेनिफिटेड इम्पैक्ट है और जो हार्मफुल इम्पैक्ट है दोनों की स्टडी की जाती है. सो इन इंडिया EIA मैंडेटरी फॉर मोर देन 30 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स. ओके, लगभग 30 टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए EIA रिक्वायर्ड है. अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो कोलंबिया एंड फिलीपींस आर द countries who earlier developed or adopted the EIA. In Colombia, it was adopted in 1974 and in the Philippines in 1978. Okay, and in 1989, EIA is adopted by the World Bank. Okay, उसके बाद में हम बात करते हैं कि मैन किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे इसका कब अडोप्टेशन हुआ. सो EIA मेंशन द एक्सप्लिसिटी. Explicitly means clearly. The EIA is clearly mentioned in the principle number 17 of Rio Declaration that was held in the Rio in 1992. Okay, so इस लाइन का खास ध्यान रखिए कि 1992 में जब रियो डिक्लेरेशन हुआ तो वहां पे एक जो डॉक्यूमेंट हुआ था उसके प्रिंसिपल 17 में EIA के बारे में बात की गई है. हम डिस्कस करते हैं कि EIA का डेवलपमेंट धीरे धीरे कैसे हुआ, EIA की हिस्ट्री क्या है. सो सबसे पहले EIA यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ अंडर द नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट इन 1969 नेपा. दिस इज a very important act that was enforced in the America in 1970, okay, and enacted in 1969. So the full form of NEPA is the National Environmental Policy Act, okay. Then after the EIA process was recognized in the Earth Summit in the Rio Conference in 1992 in the Principle 17. Okay. Then after in India, initially in India the EIA come under the Environmental Protection Act 1986. Okay. Which contain only the some little things related to the environmental clearance like things. Okay, there was no any clear cut guidelines for the EIA for the projects. So earlier in 1976 and 77, when the EIA started in India in 1976 and 77, this is a very important year for the EIA in the India. The प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट नोन एज DST को कहा कि आप जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनको इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन कीजिए. ओके, सो दिस वी कैन से दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द EIA इन द इन्वायरमेंट. सो प्लानिंग कमीशन आस्क्ड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एग्जामिन द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स फ्रॉम environmental angle. Okay, now the till 1994 the environmental clearance, okay, is given by the central government. This is a this is was a administrative decision. Okay, so there is no legislative process. But in January 27th 1994, this is again a very very important date, the Ministry of Environment and Forest, right now their name has been changed, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, under the Environmental Protection Act 1986, promulgated an EIA notification making environmental clearance mandatory
for expansion and modernization of any activity or setting up of new projects listed in the schedule 1 of the notification. Okay, so 27 जनवरी 1994 को formally EIA notification was drafted by the government of India through the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay. और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटी लिस्ट की जिसको कहते हैं शेड्यूल 1. ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेड्यूल 1 का जो डॉक्यूमेंट है उसका लिंक अटैच कर दिया है, तो आप वहां जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है उनको ईआईए में इंक्लूड करने के. सो आप वहां पे डिटेल में जाके देख सकते हो. साथ ही in 1997 the public hearing added into EIA. The public hearing is an important part of the EIA that was added in 1997. Okay, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे EIA के बारे में. So since there are 12 amendments in the EIA notification of 1994, this was the earlier initial notification. इसी नोटिफिकेशन में लगभग अब तक 12 amendments हो चुके हैं. So the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFCC, उसको मिनिस्ट्री भी बोलेंगे कई बार इस वीडियो में, notified new EIA legislation on September 2006. Okay, so they revised the 1994 guidelines and they proposed the new guidelines of 2006. So हम इन्हीं गाइडलाइन के बारे में देखते हैं कि ये गाइडलाइन क्या थी. सो हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड न्यू लेजिस्लेशन इन 2006. इसी नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या आया कि द EIA मैंडेटरी फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, की कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए तो ये करनी है, जैसे माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, रिवर वैली, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, हाईवे, पोर्ट्स, हार्बर, एयरपोर्ट्स, industries including very small electroplating or foundry units to get the environmental clearance. तो इन इंडस्ट्री के लिए तो EIA मैंडेटरी है. फाउंड्री यूनिट्स मीन क्या होता है? फाउंड्री यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जहां पे मेटल्स और ग्लास को मेल्ट किया जाता है और कुछ अलग शेप में अलग शेप दी जाती है. सो दीज आर द स्मॉल इंडस्ट्रीज फाउंड्री यूनिट्स दैट नोन एज द फाउंड्री यूनिट्स. उसके बाद में इसी नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि द न्यू लेजिस्लेशन आल्सो पुट द ओनर्स ऑफ क्लियरेंस प्रोजेक्ट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स. प्रोजेक्ट की साइज और कैपेसिटी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट भी उनको क्लियरेंस दे सकती है. दे आल्सो क्लासिफाइड द प्रोजेक्ट्स. So the new legislation of 2006 was again amended in the 2016, 20 and 21. Okay. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. तो EIA को कई टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं. किस बेसिस पे? कि उसका पर्पज क्या है, उसकी स्पेशल यूनिट क्या है और उसका टाइम स्केल क्या है. ये 3 पैरामीटर के बेसिस पे EIA को कई टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. कई बुक्स में कई जगह आप देखोगे तो बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, रैपिड EIA और कॉम्प्रेहेंसिव EIA. लेकिन कई इसके कुछ और भी टाइप्स हैं तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला है रैपिड EIA. तो इसके नाम से ही पता चलता है कि रैपिड मतलब जल्दी EIA, कि ये जो EIA की प्रोसेस है वो एकदम जल्दी शॉर्ट पीरियड में ख़त्म हो जाती है. तो इसके अंदर क्या होता है, रैपिड EIA के अंदर क्या होता है, जो EIA रिपोर्ट रेडी होती है, रिपोर्ट प्रिपरेशन होती है, वो एक सीजन के डेटा के बेस पे होती है. याद रखना इसको. रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड और कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ 1 सीजन डेटा. ठीक है. एंड दैट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री एंड CPCB. सो जो रैपिड EIA वो क्या होता है, एक स्पीडियर प्रोसेस होता है टू कंप्लीट द EIA इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो जो रैपिड EIA वो क्या करता है, वेदर डिसाइड करता है कि कंप्रेहेंसिव EIA इज रिक्वायर्ड और नॉट. ये डिसाइड करता है कि इसकी डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है या नहीं है. जैसे सपोज करो एक थर्मल पावर प्लांट का डेवलपमेंट होना है, तो उसका एक या इनिशियल में एक रैपिड स्टडी करते हैं, फटाफट करते हैं कि वहाँ पॉपुलेशन क्या है, कितना लोगों को इम्पेक्ट पड़ेगा, वहाँ एग्रीकल्चर एरिया कितना है, वाटर सोर्स पे क्या है. तो एक बेसिक स्टडी वो शॉर्ट पीरियड में करेंगे. उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे एक
कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए या इसको रोक देना चाहिए। तो ये होती है रैपिड ईआईए। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्रिहेंसिव ईआईएम। इसका मतलब है कि डिटेल में ईआईए करेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी की डिटेल में स्टडी करना। सो इट यूजुअली अंडरटेकन आफ्टर द इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ द ईआईए। सो मेनली जो कंप्रिहेंसिव स्टडी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, ईआईए प्रोसेस होती है जब किसी प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग हो जाती है। स्क्रीनिंग की जो स्टेप होती है उस स्टेप के बाद में इसको कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए को किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए के लिए क्या करते हैं, मोर देन 2 सीजन के डेटा रिक्वायर होते हैं, जबकि रैपिड ईआईए में 1 सीजन के डेटा से ही रैपिड ईआईए कर सकते हैं। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए का मेनली पर्पज क्या होता है, तो इसका पर्पज है टू एक्सेस सम डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, identify potential impacts, and modeling exercise have been carried out to predict and evaluate the impact, to prepare management plan and to make project eco-friendly and sustainable। so इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है कि किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी से किसी इन्वायरमेंट पे क्या इम्पेक्ट हैं, उनको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, और कैसे उसको इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बना सकते हैं किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी को। सो आप बता सकते हो कि मेन डिफरेंस क्या होता है रैपिड ईआईए और कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए में, किस चीज़ का होता है, टाइम स्केल का। क्योंकि जो रैपिड ईआईए होती है उसमें 1 सीजन का डेटा रिक्वायर होता है, और जो कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए होती है उसमें 2 सीजन का डेटा रिक्वायर्ड होता है। अब चलिए हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट की, CIA। तो CIA क्या होता है, CIA एक सिस्टमेटिकली एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग कंबाइंड सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड इफेक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन्स। तो कुमुलेटिव, इसका नाम है कुमुलेटिव, मीन्स होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ऐड कर देते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं, या कंबाइंड चेंजेस की स्टडी करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट की एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में। सपोज करो कि कोई एरिया उसमें 2 या 3 प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या चेंज हो रहा है, तो उनको कंबाइंड जो स्टडी करते हैं वो आता है क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट में। द एम टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल एक्शंस एंड इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल एक्शंस, एक साथ कई चीज़ों की इफेक्ट को देखा जाता है। तो CIA आर कंडक्टेड अक्रॉस एक्चुअल एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स दैट में कंबाइन ओवर टाइम एंड स्पेस। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, SEA, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, C, शॉर्ट में C है। सो C इज ए सिस्टेमेटिक प्रोसेस फॉर इवेल्युएटिंग द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज of proposed policy, plan, program, initiate in order to ensure that they are fully included and appropriately addressed at earliest appropriate stage of the decision making on par with economical and social consideration। तो इसके नाम से ही पता चलता है स्ट्रेटेजिक, इट मीन्स ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, जो इन्वायरमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी, किसी पॉलिसी, किसी प्लान, किसी प्रोग्राम की वजह से, तो उनके अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग की वजह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे जो इम्पैक्ट होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। अब हम देखेंगे रीजनल एंड सेक्टोरल ईआईए। तो इनके भी नाम से पता चलता है कि रीजनल ईआईए क्या होती है और सेक्टोरल ईआईए क्या होती है। तो रीजनल ईआईए fulfills the need of micro level environmental integration which may not be able to address the individual project or activities। ओके
तो इसके अंदर क्या करते हैं कि ये जो रीजनल EIA फुलफिल द नीड ऑफ माइक्रो लेवल इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन। सो जो भी स्मॉल स्मॉल थिंग्स होती हैं उनकी इंटीग्रेशन की स्टडी की जाती है इसके अंदर। इट विल एड्रेस द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट के अंदर जो इम्पैक्ट होते हैं उसको स्टडी नहीं की जाती है। इसके अंदर जो भी क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होते हैं एक रीजन में, रीजनल स्केल पे, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के रीजनल स्केल पे जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनको देखा जाता है। सो द रीजनल EIA approach makes possible appropriate integration of socio-economic development, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस अप्रोच के अंदर क्या क्या जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को एक साथ देखा जाता है और उसको इस हिसाब से मैनेज किया जाता है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। सेक्टोरल लेवल डेवलपमेंट प्लान्स कैन इंटीग्रेट विथ सेक्टोरल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। सो जो रीजनल क्या होता है उसमें एक रीजन की या एक इम्पैक्ट्स के बारे में स्टडी की जाती है, और सेक्टोरल में एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में जो पैरामीटर्स हैं उनके इम्पैक्ट की स्टडी की जाती है। नाउ द प्रोजेक्ट लेवल EIA। सो प्रोजेक्ट लेवल EIA मीन्स द डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन आइसोलेशन और एट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लेवल। सो कोई भी प्रोजेक्ट जो कि एक आइसोलेशन में है या कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई प्रोजेक्ट एक्टिविटी है तो उसके लिए प्रोजेक्ट लेवल EIA को किया जाता है। नाउ द लाइफ साइकिल असेसमेंट। सो लाइफ साइकिल असेसमेंट में क्या होता है, इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से लेके उसके ख़त्म होने तक जितनी भी स्टेजेज होती हैं उसके पूरे लाइफ साइकिल में उन सभी स्टेजेज के जो इम्पेक्ट होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो एक अप्रोच है जो सभी चीज़ों को इंक्लूड करके प्रोजेक्ट की हर स्टेज पे उसके इम्पेक्ट को इंक्लूड करके उसकी स्टडी की जाती है, और उसके जो भी इम्पेक्ट हैं या इन्वायरमेंटल जो इफ़ेक्ट हैं उन सबको देखा जाता है, और उनके एडवर्स इफेक्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इसकी स्टडी इसमें की जाती है। So the 2006 EIA notification classified different category of the projects. Okay, so there are two main broad category, the category A and category B. ओके, सो द ए कैटेगरी का क्लियरेंस है वो नेशनल लेवल अप्रेजल कमेटी के द्वारा दिया गया है। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स का अप्रेजल वो स्टेट लेवल पे किया जाता है। मीन्स अपन ये भी कह सकते हैं कि कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स का अप्रेजल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। So the category A projects appraised at national level by the Impact Assessment Agency and Expert Appraisal Committee. Okay, so these are the two important committee that appraise these category A projects: Impact Assessment Agency (IAA) and Expert Appraisal Committee (EAC). The category B projects are appraised by the state level committees. The first committee is the State Level Environment Impact Assessment Authority SEIAA and the State Level Expert Appraisal Committee SEAC provide the clearance to the category B projects. So these are the two broad category of project, and who appraise these category and what are the different authorities and different agencies who are taking care of appraisal of these categories. और ये हम पहले देख चुके हैं कि कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स है वो इनके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी है। सो उन प्रोजेक्ट्स के लिए कैटेगरी ए स्क्रीनिंग प्रोसेस दे डज नॉट रिक्वायर द स्क्रीनिंग प्रोसेस। स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होती है वो हम जब स्लाइड्स आगे आएंगे तो उनमें डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा आपको यहाँ बता देता हूँ। स्क्रीनिंग मीन्स जब कोई प्रोजेक्ट डिटेल गवर्नमेंट को दी जाती है तो उसमें गवर्नमेंट ये देखती है कि वो स्क्रीन आउट करती है कि ये प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जिसको अपन EIA भी बोलते हैं कि रिक्वायर्ड है या नहीं है। ओके, लेकिन कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स में सपोज मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट
इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जो कैटेगरी ए में है, और मैं गवर्नमेंट को ईआईए के लिए प्रपोजल सबमिट करता हूँ, तो गवर्नमेंट बोलती है कि इसके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, आपको ईआईए करना ही करना है। ओके, सो मैंडेटरी है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। बट कैटेगरी अंडर कैटेगरी बी दे रिक्वायर द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मींस उनका स्क्रीनिंग किया जाता है कि उनके लिए ईआईए जरूरी है या नहीं है। ओके, सो दे क्लास द कैटेगरी बी प्रोजेक्ट क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज क्लासेज। सो कैटेगरी बी वन एंड कैटेगरी बी टू। सो कैटेगरी बी वन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ईआईए मैंडेटरी है, और कैटेगरी बी टू प्रोजेक्ट्स के लिए ईआईए मैंडेटरी नहीं है। सो आप इस बात का खास ध्यान रखिए। सो देर आर टोटल 4 कैटेगरी, ए, बी, बी वन, बी टू। सो एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी कैटेगरी के लिए ईआईए रिक्वायर्ड नहीं है, तो कौन सी कैटेगरी है, बी टू। कौन सी कैटेगरी है जिसके लिए ईआईए रिक्वायर्ड है, इन चार में से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर होगा ए, क्योंकि ए के लिए मैंडेटरी है। ओके, so all this about the different categories. Now the EIA conducting time reduced. In the 2006 notification of EIA, they proposed the reduced time. Earlier the EIA take 20 to 28 months. They reduce this time from 10 to 14 months. Okay, पहले लगभग 2-2.5 साल लगता था, अभी लगभग उसको 1 साल कर दिया। द कंप्लायंस रिपोर्ट। ओके, कंप्लायंस रिपोर्ट मीन्स जो टोटल क्या क्या आप गवर्नमेंट जो एजेंसी है उन्होंने क्या क्या गाइडलाइन दिया, उनका पालन किया गया नहीं किया गया, वो कंप्लायंस रिपोर्ट में आता है। सो कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पार्टीज, और वी कैन से जो प्रोजेक्ट को सबमिट करने वाले होते हैं उनके द्वारा हर should be given in every 6 months. Okay, हर 6 महीने में compliance report to be submitted to the government. The public consultation after EIA report submission. Okay, so जो public hearing और public participation होता है EIA में, वो that should be after the EIA report submission. So these are three important points of the EIA 2006 EIA notification. So इनको सबको ध्यान में रखें। Okay. Now the EIA notification 2006 describe the 4 important stages of the EIA cycle. Okay, what are these 4 important stages? 4 important stages: the screening, scoping, public hearing and appraisal. तो आपको इन चारों स्टेप्स को सीरियल ऑर्डर से याद रखना है। सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद में स्कोपिंग होता है, उसके बाद में पब्लिक हियरिंग होता है, उसके बाद में अप्रेजल होता है। इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आपको ध्यान रखना है इन 2006 नोटिफिकेशन में 4 स्टेप्स आर गिवन इन द ईआईए साइकिल। तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर सकते हैं कि कर चुके हैं कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बेसिकली क्लियरेंस के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी ए जिनके लिए ईआईए क्या है, मैंडेटरी है, और कैटेगरी बी जिसके अंदर दो क्लासेज हैं, कैटेगरी बी वन और कैटेगरी बी टू। सो कैटेगरी बी वन के जो प्रोजेक्ट हैं उनको बेसिकली क्या करते हैं कि जो स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए इनके लिए, कैटेगरी बी वन प्रोजेक्ट के लिए। और कैटेगरी जो बी टू प्रोजेक्ट हैं उनके लिए कोई भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। इसी का मीन्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। नाउ द एग्जेम्पशंस फ्रॉम द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो चाहे कैसी भी कंडीशन में हो उनको ईआई के अंदर अपन नहीं ला सकते, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? तो सबसे पहले हैं स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स। जो भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है नेशन के लिए, और डिफेंस से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है, वो चाहे कितना भी इन्वायरमेंट को नुकसान हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, उनके लिए ईआईए दे डू नॉट रिक्वायर द ईआईए। इसमें हम देखते हैं कुछ बॉर्डर पे जो हाईवे होते हैं डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं विद इन द 100 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल, उनके लिए नो दे डज नॉट रिक्वायर ईआईए है।
चार धाम प्रोजेक्ट जो कि मोस्टली उत्तराखंड में डेवलप किया गया था, लगभग वो 900 किलोमीटर लंबा है और पूरा प्रोजेक्ट अंडर द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में है। लेकिन इसका ईआईए नहीं किया गया क्योंकि ये रोड उत्तराखंड में चार धाम्स को जोड़ने के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। दैट्स व्हाई दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट टू द ईआईए। ओके, देन आफ्टर द सेकेंड कैटेगरी द बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। ओके, जो भी पावर प्लांट हैं अप टू 15 मेगावाट के जो पावर प्लांट हैं जिनमें बायोमास एज ए फ्यूल यूज किया जाता है अलोंग विथ नॉन हजार्डस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो यूज करते हैं उन बायोमास प्लांट्स को अपन उसका ईआई की जरूरत नहीं है, वो ईआई से बाहर होते हैं। उसके बाद में पोर्ट्स हार्बर डीलिंग विथ फिश। ओके, सो पोर्ट्स और हार्बर जो केवल फिश के लिए फिशिंग की डीलिंग करते हैं उनके लिए नो ईआईए रिक्वायरमेंट। ओके, अगर देर आर कॉमर्शियल एक्टिविटी देन दे रिक्वायर द ईआईए। ओके, कीप इन माइंड ओनली फिशिंग पर्पज से दो नो ईआईए। Then after toll plazas, the toll plaza does not require the environmental clearance. So these are the some category they are exempted from the environmental clearance. Okay. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं न्यू नोटिफिकेशन। नाउ द अगेन द गवर्नमेंट ministry again the revise the new notification, they propose the new notification that is known the EIA notification 2020। okay, so इस 2020 में अभी क्या नया आया है वो हम देखते हैं। ओके, so reduce the time of public hearing। okay, earlier in the notification in 2006 notification the public hearing time from the period of 30 days to they reduce the 20 days। okay, क्योंकि ईआईए रिपोर्ट सबमिशन होने के 30 दिन के अंदर अंदर पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए थी, जो टाइम अब रिड्यूस करके 20 डेज कर दिया। दूसरा एग्जेम्पशंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने लिस्टिंग की है जिनमें का एग्जेम्पशंस होना चाहिए फ्रॉम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड देयर शुड बी नो पब्लिक स्क्रूटिनी। देन आफ्टर द पोस्ट क्लियरेंस कंपाइलेशन। ओके, कुछ प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनने के बाद में भी उनका क्लियरेंस दिया जा सकता है। एनुअल सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स। ओके, in 2006 notification the annual report submitted in every 6 months. Now in new notification they advise that the compliance report should be annually, not in 6 months। okay, so this is a major change, two major change. First one the public hearing time, दूसरा the second one is the annual report submission, then after no public reporting for non compliance, and last one the post facto clearance। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मीन्स क्या है? सपोज करो किसी ने कोई प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, उसने कोई ईआईए नहीं करवाया, इस कंडीशन में क्या होता है उसके बाद में भी वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है ईआई के लिए, तो उसको बाद में भी क्लियरेंस दिया जा सकता है। सो दिस नोन एज ए पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। अब हम डिस्कस करते हैं द स्टेक होल्डर्स ऑफ ईआईए प्रोसेस। स्टेक होल्डर्स मीन्स कौन कौन से लोग हैं, कौन सी एजेंसीज है, कौन सी गवर्नमेंट है जो ईआईए की पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले कौन होता है? सर सपोज करो मैं एक प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा हूं, तो सबसे पहले कौन हो गया? मैं, जो प्रोजेक्ट को प्रपोज करता है, जो प्रोजेक्ट का फाउंडर होता है, जो लीडर होता है, जो इंचार्ज होता है। उसके बाद में उनकी जो टीम होती है, जो ईआईए के जो हायर करते हैं ईआईए के लिए, वो टीम हो गई। उसके बाद में किसको देते हैं? मिनिस्ट्री को या स्टेट गवर्नमेंट को, तो मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट हो गई। उनकी एजेंसी हो गई, कौन कौन सी एजेंसी हैं? ओके, उनके रीजनल सेंटर हो गए। तो ऑल एंड पब्लिक, सपोज किसी प्रोजेक्ट को मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कोई एयरपोर्ट बन रहा है, तो उस एरिया के आसपास के जो लोग हैं वो भी इसमें पब्लिक हियरिंग में शामिल होते हैं, तो वो लोग हो गए। सो ऑल दीज पर्संस आर the stakeholders of the EI process. So first one the those who propose the project. Second one the environmental consultant who prepare the EI on behalf of project proponent. Third one is the pollution control boards, that may be the state and national pollution control board. Then after the public has the right to express their opinion, matlab public involvement. Then after the impact assessment agencies, and then after the regional center of the ministry.
सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ EIA डेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसको याद रखना है कि किसी भी प्रोजेक्ट में किसी एरिया के डेटा बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हमको डेटा मतलब अच्छे डेटा मिलते हैं, ट्रू डेटा मिलते हैं, वैलिड डेटा मिलते हैं, तो वही डेटा है वो किसी भी EIA रिपोर्ट के प्रिपरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, या किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली EIA के जो भी डेटा होते हैं उनको फोर्टलेज ने 1990 में 3 क्लासेज में डिवाइड कर दिया था। तो 3 क्लासेज कौन कौन सी हैं? तो फोर्टलेज ने 1990 में EIA डेटा को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन इज द हार्ड डेटा, सेकंड इज द इंटरमीडिएट डेटा, एंड थर्ड वन इज द सॉफ्ट डेटा। तो जैसे नाम से ही पता चलता है कि हार्ड डेटा, हार्ड मतलब ये डेटा रिलायबल सोर्स से आए हैं, इनको वेरीफाई किया जा सकता है और ये एक लंबे टाइम तक चेंज नहीं होते हैं। हार्ड होते हैं मतलब लंबे टाइम तक चेंज नहीं होते हैं, मतलब रिलायबल हैं और इनको वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड, फिजिकल सर्वे ऑफ टोपोग्राफी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे किसी एरिया में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रॉक्स है, मार्बल स्टोन है, तो वो फिक्स है, वो 10 साल बाद में भी वहाँ पे मार्बल रॉक्स होगा, वो बहुत ही स्लोली चेंज होते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर जो फिक्स होते हैं उनके बारे में जो भी डेटा होते हैं वो हार्ड डेटा होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं एग्जाम में कि कौन सी डेटा जो रिलायबल होते हैं और दे आर नॉट, उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं और दे आर नॉट गो अंडर द शॉर्ट टर्म चेंजेस, ठीक है। तो दे आर नोन एज हार्ड डेटा। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट डेटा की। तो इंटरमीडिएट डेटा भी क्या होता है, रिलायबल तो होते हैं, हाँ ये की सही है, बट 100% रिलायबल नहीं होते हैं, मतलब दे आर नॉट केपेबल ऑफ एब्सोल्यूट प्रूफ। जैसे वाटर क्वालिटी, लैंड वैल्यूज, वेजिटेशन कंडीशन, ट्रैफिक काउंट। ओके, सो दीज ऑल आर हैविंग द वेरिएबल वैल्यूज। जैसे वाटर क्वालिटी की बात करते हैं, किसी एरिया में कोई लेक है तो उसकी वाटर क्वालिटी, मैं अभी कोई स्टडी कर रहा हूँ, मुझे उसका डेटा चाहिए, तो प्रेजेंट में सपोज करो अभी विंटर आने वाले, तो विंटर में किसी भी वाटर बॉडी के जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर अलग होते हैं, अगर आप समर में करोगे अलग होते हैं। तो रिलायबल तो होते हैं लेकिन दे आर नॉट 100% रिलायबल, दे आर continuously changing with the season or with the time. Okay, they are not much stable data, so they come under the intermediate data. Now the soft data, तो soft data क्या होते हैं? These are the matter of opinion और social values, ठीक है। मैटर ऑफ ओपिनियन मतलब क्या हो गया, जैसे किसी ने बोल दिया, आपसे पूछ लिया कि यार यमुना नदी की कंडीशन कैसे है, तो कोई बोल देगा वो यमुना तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, उसकी कंडीशन तो ख़राब है भाई, ज़्यादा उसमें तो नहा भी नहीं सकते। तो ये हो गया मैटर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। सो सच ओपिनियन सर्वे विजुअल एंजॉयमेंट ऑफ लैंडस्केप, नंबर ऑफ पीपुल यूजिंग द एमिनिटीज, वेयर द रिस्पॉन्सेज डिपेंड ऑन द ह्यूमन एटीट्यूड एंड क्लाइमेट ऑफ पब्लिक फीलिंग। तो ये क्या होता है कि लोकल पीपुल, जैसे कोई भी किसी एरिया में, सपोज करो गंगा रिवर है, तो वहाँ का एक लोकल आदमी होगा, उसकी राय उसके बारे में अलग होगी, एक टूरिस्ट है जो घूमने गया है उसकी राय अलग होगी उसके बारे में, ठीक है। तो सब लोगों की राय किसी भी चीज़ के लिए वेरिएबल होती है। तो ये डेटा सोप डेटा होते हैं जिन पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता और वो रिलायबल नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये 3 डेटा के टाइप होते हैं, हार्ड डेटा, इंटरमीडिएट डेटा और सॉफ्ट डेटा। तो अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन द EIA। तो EIA में कौन कौन सी स्टेप होती हैं? बेसिकली EIA साइकिल क्या होता है, EIA की स्टेप एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन होता है, कि जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है या कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनना है, उसके बाद में उस प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग के बाद में देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट की EIA रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो इनिशियल एक सर्वे करते हैं या कह सकते हैं कि रैपिड EIA करते हैं। तो जिसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि उसकी EIA होनी है या नहीं होनी है, ठीक है। अगर होनी है तो उसके बाद में उसका स्कोपिंग होता है, स्कोपिंग में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है, इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, मिटिगेशन होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इम्पैक्ट मैनेजमेंट होता है, EIA रिपोर्ट रेडी होती है, उसका रिव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। डिसीजन में क्या करती है, या तो नॉट अप्रूव्ड
या अप्रूव करती है। अप्रूव करती है तो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। अगर नोट अप्रूव करती है तो रीडिज़ाइन और रीसबमिट के लिए बोल देती है। और रीसबमिट के लिए बोलते हैं तो लोग उसमें मॉडिफाई करके फिर से प्रोजेक्ट प्रपोजल को सबमिट करते हैं। सो ये एक सिंपल प्रोसीजर है ईआई की। Now the steps in the EIA process. So EIA follows some specific steps one by one. Okay, we cannot jump out or we cannot leave a single step in the EIA process. So there, in the 2006 notification, they identified four steps that that were screening, scoping, public hearing, and appraisal. But here are some more detailed study of the steps. Okay, let us we start one by one. The first one is the screening, second one is the scoping, third one is the collection of baseline data, fourth one is the impact prediction, fifth one is the mitigation measure and EI report preparation, sixth one is the public hearing, seventh is the decision making, okay, eighth is the monitoring and implementation of environment management plan, ninth is the assessment of alternative, delineation of mitigation measures and environmental impact assessment report, and 10th one is the risk assessment. Okay, so these are the steps, they are carried out one by one. Now screening. So screening का क्या मतलब होता है? This is the first step of the EIA report preparation or EIA process. ओके, सो इस स्टेज में हम क्या करते हैं? हम प्रोजेक्ट को स्क्रीन करते हैं। सपोज करो गवर्नमेंट के पास 10 प्रोजेक्ट की आई ईआई के लिए, तो गवर्नमेंट स्क्रीन आउट करता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए ईआई रिक्वायर्ड है, किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सपोज दे दीजिए वन प्रोजेक्ट सबमिटेड टू द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट evaluate the whole project and see whether this required or does not require the environmental clearance. So this is the screening process. Okay, so the screening criteria are based on the scale of investment. These are three important points. What are the screening criteria? Scale of investment की प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना बड़ा है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट किस टाइप का डेवलपमेंट है, लोकेशन ऑफ डेवलपमेंट. सो these three criteria decide the project clearance from the EIA. Now the next is the scoping. So the scoping process is carried out by the governmental agencies. In the scoping process, we identify the environmental issues. Okay, कौन कौन से environment के issues हैं that may be affected negatively, positively by the project, proposed project. Okay, so वो चीजें हम इसके अंदर देखते हैं, उनको लिस्ट आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. Okay, so the ministry has published sector-wise guideline for which outline the significant issues which have been addressed while conducting the EIA studies. So जो मिनिस्ट्री है उन्होंने हर प्रोजेक्ट और सेक्टर वाइज गाइडलाइन दी है, तो उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग EIA स्टडीज की जाती हैं और स्कोपिंग एक्टिविटी की जाती हैं. स्कोपिंग के लास्ट में जब स्कोपिंग की एक्टिविटी हो जाती है तो स्कोपिंग के लास्ट में सारे जब इन्वायरमेंटल इश्यूज को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद में एक डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है ईआईए की. उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस. ओके, सो TOR is a written document containing the written requirement governing EIA implementation, consultations to be held, data to be gathered and methodology to be used, etc. ओके, इसमें क्या होता है कि जो टोर रिपोर्ट हो वो सबमिट की जाती है गवर्नमेंट, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें क्या क्या मेथोडोलॉजी हमने यूज की, कौन कौन से डेटा को हमने गैदर किया, वो सब का डिटेल होता है. सो द नेक्स्ट स्टडी इज द कलेक्शन ऑफ बेस लाइन डेटा. ओके, इसमें बेस लाइन डेटा में जितना भी आसपास के कोई प्रोजेक्ट जिस एरिया में होता है उसके आसपास में जो भी इम्पेक्ट होता है, उनके जितने भी डेटा होते हैं वो सारे डेटा का कलेक्शन किया जाता है. दैट में बी इकोनॉमिक, दे में सोशियो इकोनॉमिक, दे में बी कल्चरल, देर में बी इन्वायरमेंटल, दे आर रिलेटेड टू द water, air, all the data we collected. Then after the impact prediction, इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, टेम्पररी एंड परमानेंट इम्पैक्ट्स हैं, उन सब की स्टडी करते हैं हम। अंडर दिस पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस आर टेकन इनटू द consideration. So all the impacts, that any type of impacts we study in this step. Then after the public hearing, suppose कोई प्रोजेक्ट है वो एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, तो वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं उनको उस प्रोजेक्ट एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है, उनकी राय ली जाती है, उनकी बातों को सुना जाता है। तो लोग अपना पक्ष रखते हैं। सपोज करो कोई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, तो वहाँ के आसपास के सराउंडिंग के एरिया आते हैं, किसान होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, इन्वायरमेंटल जो एक्टिविस्ट होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, तो वहाँ उन सब लोगों की बातों को सुना जाता है। लेकिन पब्लिक हियरिंग की कब जाती है? पब्लिक हियरिंग तब की जाती है जब ईआईए रिपोर्ट का सबमिशन हो जाता है। ये एक ड्रॉबैक है। अगर ईआईए रिपोर्ट सबमिशन हो गया है और उसके बाद में अपन पब्लिक की सुन रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन आप एग्जाम के पर्पज से आप याद रखें, पब्लिक हियरिंग ईआईए रिपोर्ट सबमिशन के बाद में की जाती है। इसमें किन किन लोगों को सम्मिलित किया जाता है? इसमें ग्राम सभा के जो लोग होते हैं, मोस्टली जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, ग्राम सभा के सरपंच, उप सरपंच, उन सब लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज द डिसीजन मेकिंग। ओके, सो डिसीजन मेकिंग, इसमें गवर्नमेंट एजेंसी जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी होती हैं गवर्नमेंट की, वो और जो प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट के जो हेड होते हैं वो एक फाइनल डिसीजन लेते हैं ईआईए रिपोर्ट और ईएमपी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को ध्यान में रखिए। ओके, उसके बाद में साथ ही प्रोजेक्ट में जो भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो उनके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनको हम मिटिगेशन मेजर्स क्या होते हैं, ओके, ये सब भी उनकी डिटेल स्टडी की जाती है। सपोज करो एक प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं अपन एरिया में, तो क्या है, थर्मल पावर प्लांट में हम या तो कोयला यूज में लेते हैं या नेचुरल गैस काम में लेते हैं, एलपीजी काम में लेते हैं। तो जब हम कोल यूज में लेते हैं तो उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में पार्टिकुलेट मैटर का इमिशन होता है। जब पार्टिकुलेट मैटर का इमिशन होता है तो सराउंडिंग एरिया नेगेटिवली अफेक्टेड होता है। ओके, बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पेक्ट होते हैं। दैट मे बी द एयर क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, वाटर क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो दैट उस केस में हम क्या अल्टरनेटिव काम में लेते हैं? सपोज करो वहाँ पार्टिकुलेट मैटर का इमिशन ज्यादा है, तो हम उस पार्टिकुलेट मैटर को कम करने के लिए क्या अल्टरनेटिव यूज ले रहे हैं? वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए हम क्या अल्टरनेटिव यूज ले रहे हैं? जो भी कोई वेस्ट निकल रहा है उसको मैनेज करने के लिए क्या अल्टरनेटिव यूज ले रहे हैं? तो उन सब का डिटेल स्टडी किया जाता है। ओके, सो एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है जिसको ईएमपी भी कहते हैं। इसका आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमपी? सो ईएमपी क्या होता है? वंस द अल्टरनेटिव हैज बीन रिव्यूड। ओके, एक बार हम जब अल्टरनेटिव को रिव्यू कर लेते हैं, द इम्पैक्ट मिटिगेशन प्लान इज ड्रॉन अप फॉर द सिलेक्टेड ऑप्शन एंड सप्लीमेंटेड विद द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान टू गाइड द प्रोपोनेंट टुवर्ड द इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। सो क्या क्या प्रॉब्लम है, उनके क्या क्या अल्टरनेटिव हैं, उनके जो सजेस्टेड क्या क्या अल्टरनेटिव और क्या सप्लीमेंट प्लान्स हैं, उन सब की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसी रिपोर्ट को हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान कहते हैं। ठीक है, सो द ईएमपी डेवलप एज ए साइट स्पेसिफिक प्लान डेवलप, ओके, ईएमपी। ठीक है, सो ऑल दीज अबाउट द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। नाउ द रिस्क असेसमेंट, we also assess the risk using the different indices, different methods for the during the EIA procedure. Then after the post monitoring means once the EIA cleared the project development, when the project is under the फुल स्विंग, मींस प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, चालू हो चुका है, उसके बाद में भी मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद में मॉनिटरिंग इसलिए की जाती है, सपोज कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने ये किया कि इससे ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और उनका मैनेजमेंट हम करेंगे, ऐसे करेंगे। प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं, तो सपोज करो कि थर्मल पावर प्लांट है, उसे एयर का पोल्यूशन हो रहा है, तो उन लोगों ने पहले जब ईआई रिपोर्ट सबमिट की तो उन्होंने कहा कि हम एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट के ये ले करेंगे और क्वालिटी को सही रखेंगे। तो ये सब चीजें पोस्ट मॉनिटरिंग में की जाती हैं। देखते हैं कि जो चीजें सजेस्ट की गई थी उनका पालन हो रहा है, कंप्लायंस रिपोर्ट हो रही है या नहीं हो रहा है, ये सब इसमें देखा जाता है। ओके, तो ये टाइम टू टाइम मॉनिटर की जाती है। तो अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, EIS। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट
फॉर्म भी इनकी पूछ लेते तो इनको ध्यान में रखना। EIS क्या होता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट आपसे सिंपली पूछ लिया कि क्या होता है, तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये एक EI में एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जो कि जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसके जो इफेक्ट होते हैं, एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होना है, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं हम? EIS। सो EIS क्या करता है? डिस्क्राइब द इम्पैक्ट एज वेल एज मिटिगेट द इम्पैक्ट। तो ये क्या करता है? सबसे पहले तो लिस्ट करता है कि क्या क्या इफेक्ट होंगे और उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को ये लिस्ट करता है, इम्पैक्ट को और मिटिगेशन ऑप्शंस। So EI is a document that describes the impact on environment as a result of the proposed action. It also describes the impact of alternative as well as plan to mitigate the impact. तो ये क्या करता है? impact के साथ साथ उनके mitigation option भी suggest करता है। So generally अगर हम environmental impact statement की बात करते हैं तो उसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एंड अल्टरनेटिव, एंड थर्ड वन होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल अफेक्टेड बाय द प्रपोज्ड एक्शंस। सो ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट के। So now the measurement of effect is defined by the environmental impact unit EIU। तो जो भी environment के इफेक्ट होते हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है? EIU मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यूनिट से उनको डिफाइन किया जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है EIU इज इक्वल टू PIU इंटू EQI। तो PIU क्या हो गया? पैरामीटर इम्पैक्ट यूनिट, और EQI हो गया इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स। और इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? ये रेशियो होता है प्रेजेंट वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का रेशियो होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि मेथोडोलॉजीज ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो बहुत सारी मेथड्स होती हैं जो ईआईए रिपोर्ट प्रिपरेशन होती है उसके ड्यूरिंग यूज में ली जाती हैं, डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए, रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए। सो ईच मेथड हैव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सो हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी मेथड है। तो लगभग 8 मेथड्स यूज में ली जाती है मेथोडोलॉजीज फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। द फर्स्ट वन इज द एड हॉक मेथड, सेकंड वन इज द चेकलिस्ट मेथड, थर्ड वन इज द मैट्रिक्स मेथड, fourth one is the network method, fifth one is the overlay method, sixth one is the environmental index using factor analysis, seventh one is the cost benefit analysis, eighth one is the predictive और simulation methods। so ये बहुत सारी मेथड है, इनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम सारी मेथड्स के बारे में डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। जो सबसे पहली मेथड है वो है एड होक मेथड। ओके, सो एड होक मेथड में अपन क्या करते हैं? सो एड होक मेथड इंडिकेट द ब्रॉड एरिया जो पॉसिबल इम्पैक्ट, ओके, पॉसिबल इम्पैक्ट बाय लिस्टिंग कंपोजिट इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, एग्जांपल fauna and flora likely to be affected by the proposed activity। एड होक मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, सोइल से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, जितने भी पैरामीटर्स हैं सबकी लिस्टिंग करते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट से अफेक्ट होंगे। ओके, इन जनरल। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एड हॉक मेथड। फर्स्ट वन इज द ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, और डेल्फी मेथड्स होती है। दीज आर द थ्री मेथड्स। तो दिस इज ए वेरी सिंपल मेथड। और ये मेथड कोई किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको कंडक्ट करने के लिए। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिलेटिव वेटेज और एनी कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। मीन्स क्या करता है? ये सिंपली लिस्टिंग करता है, ये किसी पैरामीटर को वेटेज नहीं देता कि ये वेट पैरामीटर ज्यादा अफेक्ट होगा, ये कम होगा। ओके, द थर्ड वन इज द इट प्रोवाइड द मिनिमल गाइडेंस फॉर इम्पैक्ट एनालिसिस while suggesting the broad areas of possible impact। ओके,
इम्पैक्ट असेसमेंट पे ये बहुत नेरो डाउन कर देता है अपनी राय को। ओके, the fourth one is that it does not even state the actual impact on specific parameter that will be affected. So इस मेथड का मेन काम होता है लिस्टिंग करता है, ये कोई भी इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करता है। जैसे हमको पता है कि अगर कोई थर्मल पावर प्लांट है तो इसे एयर पोल्यूशन होना ही होना है, उस केस में भी इस मेथड के अंदर अपन इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज द मैट्रिक्स और मैट्रिसेस मेथड। ओके, इस मेथड में हम क्या करते हैं, this method identify the interactions, important is the interactions between the various project actions, first things where project actions and environmental parameters and components। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम वेरियस प्रोजेक्ट की जो एक्शंस होती हैं, जैसे क्या क्या एक्शन लेते हैं एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स और क्या क्या जिन पे इम्पेक्ट होगा। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या होता है, वहां पे रोड बनती है, वहां पे प्रोजेक्ट साइट का डेवलपमेंट होता है, वहां पे वाटर केनाल का डेवलपमेंट होता है, वहां पे सोइल में डिगिंग की जाती है। तो ये सब एक्शंस होती हैं। इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स क्या क्या हैं, जैसे भाई एयर का क्या, एयर पे क्या इम्पेक्ट होगा, वाटर पे क्या इम्पेक्ट होगा, रोड डेवलपमेंट हो रही है तो सोइल, आसपास की सराउंडिंग है, सोइल पे क्या इम्पेक्ट होगा, एयर पे क्या इम्पेक्ट होगा। लाइक वाइज देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट एक्शंस एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स आर इंटरेक्स, उनकी क्या क्या इंटरेक्शंस है वो आइडेंटिफाई की जाती है। इसमें क्या होता है, अपन एक मैप बनाते हैं और एक टेबल बनाते हैं जिसके एक एक्सिस जो कि स्टैंडिंग लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, उस पे हम प्रोजेक्ट एक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन होती है उस पे हम, वाई एक्सिस होती है उस पे अपन क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल जो इम्पेक्ट होते हैं उनको लिस्टिंग करते हैं। दिस टेक्निक इज गिवन बाय द लियोपोल्ड एंड अदर co-workers in 1971। again this is a important statement। okay, and the one and last is the most important statement। ये बहुत सारे एग्जामों में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि मैट्रिक्स में कितने प्रोजेक्ट एक्शंस आइडेंटिफाई किए गए हैं और कितने इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो इसमें 100 प्रोजेक्ट एक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं और 88 इन्वायरमेंटल पैरामीटर करेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई किया गया है। तो यहाँ पे टोटल कितना इंटरेक्शंस हो जाएगा, 100 इंटू 88, तो यहाँ पे लगभग हो जाएगा 8800 इंटरेक्शंस। ओके, तो टोटल इतना इंटरेक्शन हो जाएगा। इस, आप याद रखिए अच्छे से, 100 प्रोजेक्ट एक्शंस एंड 88 इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन्वायरमेंटल पैरामीटर को 100 नहीं करना है, याद रखना, ठीक है। तो टोटल 8800 interactions are carried out in this method। now the next method is the network method। okay, so network method में क्या करते हैं कि this method uses the matrix method approach। okay, and it include the both primary as well as the secondary impacts। okay, the matrix method include only the primary impact, but the network method include both the primary as well as secondary method। okay, इसके अंदर it is shown in the form of tree called the impact tree and the diagram that is known as the reference or sequence diagram। आप सब जानते हैं इन टाइप के डायग्राम। इसमें क्या होता है कि जैसे ये अपनी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बारे में अपन यहाँ पे एक कुछ दो एक्टिविटी डिसाइड करते हैं, सपोज दो एक्टिविटी हो गई, उन दो एक्टिविटी का अपन फिर अल्टरनेटिव देखते हैं, अल्टरनेटिव एक्टिविटी करते हैं लाइक दिस वन, फिर उस एक्टिविटी का कोई अल्टरनेटिव पैरामीटर देखते हैं। सो लाइक वाइज हम एक आगे ऐसे कर करके डायग्राम बनाते जाते हैं। तो ये डायग्राम डायग्राम इम्पैक्ट ट्री कहलाता है, जो ट्री टाइप में बनता है इम्पैक्ट ट्री होता है, और उस डायग्राम को हम रेफरेंस या सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। So under this, we identification of the direct, indirect, along with short, long-term impact is a crucial and basic step of making the impact tree। The impact tree is used to identify the cause-effect linkage, कि कारण क्या है, इफेक्ट क्या है, उनका लिंकेज करता है ये। द इम्पैक्ट ट्री इज विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिंकेजेस। इसमें क्या है, कुछ दो लिंकेजेस, कोज क्या, सपोज करो कोल है, कोल बर्निंग का एयर पोल्यूशन से डायरेक्ट लिंकेज है, तो ये ट्री है वो इनके बीच में डायरेक्ट लिंकेज को शो करता है। Now next method is the overlays method। overlays method है
The old age method involved the preparation of the set of transparent maps which represent the spatial distribution of the environmental characteristic. Spatial distribution means स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है कि जैसे किसी एरिया में फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें क्या है, हम ईच एंड एवरी पैरामीटर्स के का मैप बनाते हैं। सपोज करो फॉरेस्ट है तो हम फॉरेस्ट एरिया का एक ट्रांसपेरेंट मैप बनाएंगे। उसके बाद में सपोज करो सोइल किस टाइप की है तो सोइल का एक मैप बनाएंगे, वाटर बॉडीज का एक मैप बनाएंगे। ट्रांसपेरेंट मैप बनाते हैं, उन सभी मैप को अपन ओवरलैपिंग कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर और एक ब्रॉड कंक्लूजन निकालते हैं एरिया के बारे में। ओके, और एक कंपोजिट मैप तैयार करते हैं। सो दीज थिंग्स आर डन इन दिस मेथड। So the information on wide range of variables will be collected for standard geographical unit within the study area, will be recorded on series of map, typically one for each variables. These maps will be overlaid to produce a composite map. So the resulting composite map characterize the area's physical, social, ecological, land use and other relevant characteristics relative to the location of the proposed development activities. Okay, so this is in the overlay method. Then after checklist method, okay, so checklist method है वो ad hoc method के लगभग सिमिलर है। डिफरेंस क्या है वो यहाँ हम देखते हैं। तो द चेकलिस्ट आर द स्टैंडर्ड लिस्ट दैट टाइप्स लिस्ट द टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। The checklist is the primarily for organizing the information or ensuring there no potential impact is overlooked. Okay, they are more formalized version of ad hoc approach. In this specific areas of impact are listed and instruction are supplied for impact identification and evaluation. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक बार एड होक हो जाने के बाद में हम एक चेक लिस्ट बनाते हैं और हम चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर इम्पैक्ट या कोई पैरामीटर छूट तो नहीं गया है। तो ये दिस इज ए लिटिल बिट एडवांस वर्जन ऑफ द एड होक मेथड। इसमें जिस सिर्फ हम पैरामीटर्स को चेक करते हैं। नाउ द advantage of EIA and we also discuss the limitations of EIA. कोई भी कैसा भी एक्टिविटी हो उसका कोई ना कोई एडवांटेज और कोई ना कोई डिसएडवांटेज जरूर होता है। तो हम यहाँ पे EIA के बारे में डिस्कस करेंगे। सब फर्स्ट वन इज द reduced cost and time of project implementation and design. Second one is the avoided treatment and cleaning up cost and impact of laws and regulations. Okay, कोई भी रूल रेगुलेशन ये सबसे अवॉइड कर देता है। ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस, लोगों में अवेयरनेस आती है, जो फाउंडर होते हैं उनमें अवेयरनेस आती है। प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट फोकस किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस किया जाता है, ना कि कोई आदमी पर्टिकुलर रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन करता हो। EIA रिपोर्ट आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में ये हेल्पफुल है किसी प्रोजेक्ट के सेटअप करने में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट और प्रपोज एक्टिविटी के क्या क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट फ्यूचर में होने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। It helps in the predicting the environmental impact at early stage of planning, project planning and design. कि ये प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट से पहले ही सारी चीजों के बारे में हम जान लेते हैं, ये इसकी एक एडवांटेज है। It involve the public involvement means public hearing is there that is carried out after the EIA report submission. That it ensure the environmentally safe and sustainable development. So these are the advantage of the EIA. Now we discuss the limitations of the EIA. It is time consuming. It is take times almost 1 year. That was purpose. Earlier it take 2 and a half year, but now they reduce in 2020 notification that it should be from 10 to 12 months. Little participation, public participation in the actual implementation. In real situation, when we see the public participation, there is very little participation and they that having no any potential impact on the project EIA formation. Sometimes too focused on the scientific analysis. कभी कभी EIA mainly scientific calculation पे depend रहता है. Compliance monitoring after EIA is seldom carried out. Okay. Then after the biodiversity is often inadequately addressed.
जितने भी ईआई के जो प्रोजेक्ट है उनमें मेनली बायोडाइवर्सिटी पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, उसको ये बाईपास कर देते हैं। सो दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ द ईआईए। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं उनके बारे में, उनमें क्या क्या पूछा गया है, उनसे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द करंट ईआईए नोटिफिकेशन, ओके, this is current means 2006, the question is old one, 2006 notification, which is the fourth stage in the process of granting environmental clearance for new projects. So in 2006 notification there were four steps. First one is the screening, second one is the scoping, third one is the public hearing and fourth is the appraisal. So क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि फोर्थ स्टेज कौन सी है? तो फोर्थ स्टेज इज द appraisal. So this is the right answer. Now the Leopold matrix list specific actions. How many specific actions and how many environmental items? So अभी अभी हमने जो मैट्रिक्स मेथड है उसमें जो लियोपोल्ड मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि वहां हम 100 100 प्रोजेक्ट एक्शंस को देखते हैं और 80 इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को देखते हैं, तो टोटल 8800 हो गई। ये हमने डिस्कस किया था, आप नीचे देख सकते हो। इस मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, 80 100 प्रोजेक्ट एक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं और 88 इन्वायरमेंटल करेक्टरिस्टिक को करते हैं, तो टोटल इंटरेक्शन 8800 हो जाएंगे। सो अब हम ऑप्शन देखते हैं 100 एंड 90। तो 100 इज ओके बट 90 इज नॉट ओके, 90 is not okay, 100 is not okay, 99 is not okay, 100 is not okay, 100 is okay but 99 is not okay. So हम देखते हैं कि लगभग 90 is near to 88. So the right answer is 100 is specific action and 90 is the environmental items. So the right answer is what? So the next question is, as per the EI notification 2006, the validity of environmental clearance, EC means environmental clearance for the River Valley project remain for 10 years. Okay, so keep in mind for the River Valley project, this is the 10 years. Now the National Environmental Policy Act NEPA of 1969 in USA become effective on. So right answer is January 1970. सो हम नेपा के बारे में देखते हैं कि नेपा यूएसए का एक मेजर इन्वायरमेंटल लॉ है। ये आया था 1969 में, बट इफेक्टिव कब हुआ था? ये इफेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 1970 को बाय द प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन। रिचर्ड एम निक्सन के द्वारा ये साइन किया गया था उस टाइम पे, ये वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। सो दिस द नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट के अंदर एक बॉडी का गठन किया गया अमेरिका में, दैट इज नोन द काउंसिल ऑन इन्वायरमेंटल क्वालिटी, CEQ का डेवलपमेंट किया गया इसी नेपा के अंदर में, जो मोस्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको देखती है। CEQ, काउंसिल ऑन इन्वायरमेंटल क्वालिटी। सो इन फॉर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज द January 1st 1970. Okay, this is the right answer. Now then, expert, next question is the expert appraisal committee, EAC. You also keep in mind that these full forms, expert appraisal committee and state expert appraisal committee, SAC, are the constituted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the recommending the issues of environmental clearance for projects. Okay, right things. Which category of projects are considered by EAC means expert appraisal committee for recommending the issue of environmental clearance? Considered by EAC recommending the issues of environmental clearance. So कौन सी कैटेगरी है? जो 2006 का नोटिफिकेशन है उसके अंदर हमने क्या देखा, देर आर टू मेजर कैटेगरी। कैटेगरी ए
और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए वाले प्रोजेक्ट हैं तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उनके लिए मैंडेटरी है। तो हम यहाँ देखते हैं किन के लिए है रिकमेंडिंग। तो राइट आंसर इज द कैटेगरी ए। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। द डिस्क्रिप्शन you can see in the below table. Okay, now the under the current EIA notification means 2006, which category of project would not require EIA? So कौन सी कैटेगरी? Under B category, B1 and B2 are two subcategories, so where B2 does not require EIA. Here you can see the explanation. A category is the mandatory, under B category B1 require but B2 does not require the EIA. So right answer is the B2. Now the next question is the scoping for EIA is decided by. So this is the second step of the EIA. Okay, second step of the EIA scoping. First one is the screening, second one is the scoping. So the scoping is decided by the government agencies, that is the expert appraisal committee. Okay, this is the right answer. Then after the project category for the chemical fertilizer industry, ये किस कैटेगरी में आता है? तो मैंने वीडियो के लास्ट में लिंक दिया गया है, एक लिस्ट का लिंक दिया गया है जो शेड्यूल 1 कहलाता है। उसके अंदर जितनी भी कैटेगरी हैं प्रोजेक्ट्स की वो सब दी गई हैं। सो उन्हीं में से केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वो कम क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स। ओके, वैसे तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बिकॉज द केमिकल fertilizer industries are classified into category A and B category according to their size, according to their capacity. So here the things are clearly mentioned because it comes under both the category A and B depend on their size, okay, according to their capacity. But in general they are classified into the category A. So right answer is the A one. Now the next question is the environmental clearance at state level is given by. So let us we check the options. State pollution control board, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल वाले का कोई रोल नहीं रहेगा, स्टेट पे रोल रहता है, लेकिन स्टेट लेवल पे स्टेट एजेंसी विल टेक केयर। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, रॉन्ग आंसर। स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, SEAI, SEIAA। So this is the right answer. State Environmental Impact Assessment Authority, okay, provide the environmental clearance under the State Pollution Control Board. Okay, now the next question is that a project may not be permitted, read carefully, may not be permitted if EIA reveal impact that are. EIA किसी प्रोजेक्ट को परमिट नहीं करेगा अगर उनके इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म हो तो जरूर करेगा, टेम्परेरी हो तो वो उनको अप्रूव करेगा, नेचुरली रिवर्सिबल हो तो करेगा, नेचुरली इरिवर्सिबल हो तो नहीं करेगा। सो राइट आंसर इज नेचुरली इरिवर्सिबल। सपोज कुछ ऐसे चेंजेस हो गए सराउंडिंग में जो वापस रिवर्स होके वापस सही नहीं हो सकते, वहां परमानेंट डैमेज हो जाएगा, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को they will the EIA does not approve. So right answer is not permitted means naturally irreversible impacts. Now the next question is the EIA is generally carried out by, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाँ हाँ हो सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, हाँ हाँ हो सकते हैं। प्रोसेस इंजीनियर may be part of EIA and microbiologist may be a part of. So these are the individuals, but environmental engineering cannot carry out the whole EIA. Process engineer cannot carry out the whole EIA. Microbiologist cannot carry out the whole EIA. So right, there is a team, there is a big team. So the right answer is the multidisciplinary team. Okay, there are expert from the pollution control body, there are expert from the environment, there are expert from different factors like from air sector, water sector, engineering sector, okay, from the NGOs. So all this is a multidisciplinary team of the experts that carried out the EIM. Now the next question is the which component is not included in the EIA? Let us check. एयर क्वालिटी, यस एयर क्वालिटी को इंक्लूड करते हैं, बट हमको यहाँ देखना है कि कौन सा नहीं है। वेस्ट वाटर क्वालिटी, हाँ जरूर देखते हैं, वेस्ट वाटर क्वालिटी को भी वो देखते हैं। ह्यूमन बिहेवियर,
इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सेफ्टी। ओके, वो इन्वायरमेंटल सेफ्टी हो चाहे सराउंडिंग में लिविंग बींग्स की सेफ्टी हो, इसको भी कंसिडर किया जाता है। तो राइट आंसर इज द ह्यूमन बिहेवियर को इंक्लूड नहीं किया जाता है ईआईए में। ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईआईए इज फ्रेंडली टू पीपुल। हाँ जी है। फ्रेंडली टू इंडस्ट्री है। फ्रेंडली टू इन्वायरमेंट, हाँ जी है। बट द राइट आंसर इज द फ्रेंडली टू द पीपल, इंडस्ट्री एंड इन्वायरमेंट। सो द राइट आंसर इज द डी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ ईआईए। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से रखिए, नॉट ए पार्ट ऑफ द ईआईए। तो स्क्रीनिंग इज ए पार्ट ऑफ ईआईए, बेस लाइन मेजरमेंट एंड बेस डेटा कलेक्शन इज ए पार्ट ऑफ ईआईए, monitoring is a part of EIA, but legal action are not included in the EIA. So illegal actions are not part of the EIA. So this is the right answer, legal action. Now the next question is that in the large river valley projects, okay, this is about the large river valley projects. One of the most sensitive environmental issue is area under irrigation. हाँ हाँ ये भी है, लेकिन हमको यहाँ पे मोस्ट सेंसिटिव इशू को देखना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिसेटलमेंट ऑफ द पीपुल, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू है। कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर कोई खास सेंसिटिव इशू नहीं है। जनरेशन ऑफ पावर इज नॉट। सो द डिस्प्लेसमेंट एंड रिसेटलमेंट ऑफ द person who resides in particular area is the most sensitive environmental issue in the large river valley projects. Okay, so the next question is, what could comprise an environmental impact statement? Environmental impact statement, that in short known is EIS, under the current EIA notification. What could comprise? Okay, so हम देखते हैं ए रिपोर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट डिटेल, हाँ जी इसका भी ध्यान रखते हैं। ए रिपोर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइट कंडीशन, हाँ जी इसका भी ध्यान रखते हैं। ए रिपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, हाँ जी। एंड ए रिपोर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसलाइन डेटा, हाँ जी। सो दिस इज ए complete overview. So the right answer is the a report of environmental impact assessment. These are the some individual things. Okay, so these individual things already included into the EIA report. So this is about the environmental impact statement. So फाइनल जो EIA की रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं उसको हम कहते हैं environmental impact statement. Okay, now the next question is, which is the component authority for notifying the EIA notification in India? चलिए अपन देखते हैं। CPCB, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, State Government and Law Ministry. So right answer is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the component authority who notifies the EIA notification in the India. Okay, so right answer is the MOEFCC. Now the next question. According to the current EIA notification, these are all are the some old questions. So the current EIA notification means 2006 notification. Okay. How many stages are involved in granting the environmental clearance? 3, 4, 7 and 10. So right answer is the 4. First one is the screening. Second one is the scoping. Third one is the public hearing. And fourth one is the appraisal. These are the 4 stages. Now the next question is the in environmental impact assessment, the full form of CEQ. This is a council that is established under the NEPA, National Environmental Policy Act in the USA, and the full form of EIA is Council on Environmental Quality. Keep in mind this is the right answer, Council on Environmental Quality. Now the next question. In which year the EIA notification was published first time in the India? तो हमने डिस्कस किया था कि 1994 में इंडिया में सबसे पहले EIA नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था, 1994। ओके, उसके बाद में उसको रिवाइज किया गया था 2006 में। उसके बाद में 2020 में रिवाइज ड्राफ्ट मिनिस्ट्री के द्वारा सबमिट किया था 2020 में। ओके, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक हियरिंग का टाइम
30 days से 20 days रिड्यूस कर दिया था. Okay, all these things we, so this is the chronology of the EIA in the India. So the first notification was published in 1994 on January 27 January 1994. So this is a important date for the EIA milestone in the India. So keep in mind. Okay, the 27th January 1994. Now the next question. What is the process of scrutiny? Okay, always carefully read the questions. What is the process of scrutiny by the competent authority appointed under the current EIA notification of the application and other documents submitted by the applicant for grant of environmental clearance known as appraisal, environmental appraisal. So the right answer is the appraisal. Okay, जो भी डॉक्यूमेंट कोई प्रोजेक्ट के द्वारा सबमिट किया जाता है उसकी स्क्रूटिनी, उसका असेसमेंट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को अप्रेजल बोलते हैं कि गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगा, इसका अप्रेजल देगा या नहीं देगा, तो दैट इज नोन द अप्रेजल. तो राइट आंसर इज द अप्रेजल. The next question is the as per the EIA notification 2006, the full form of SEC. So the okay, let us we check one by the State Environmental and Academic Council. Wrong answer. State Education and Academic Council. Wrong answer. State Environmental Affairs Council. Wrong answer. Then after last one is the State Level Environmental Appraisal Committee. So this is the right answer. But the actual meaning of SEC is the State Level Expert Appraisal Committee. This is the right answer. But according to the option D is the right answer. State Level Environmental Appraisal Committee. Okay. Now the next question is the in accordance with the Indian EIA notification 2006, how many days if environmental appraisal committee does not specify the terms of reference, the proponent can go ahead with its own terms of reference. Okay, so 60 days कि 60 days के अंदर गवर्नमेंट को टर्म्स ऑफ रेफरेंस सबमिट देने चाहिए. अगर 60 डेज में अगर वो नहीं देते हैं तो उसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट के अथॉरिटीज होते हैं वो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं. Now the next question is the this is a statement based question. The statement first is the Lippold matrix can be expanded and contracted, right, according to the interactions. Statement second is the Leopold matrix given the total 8,800 possible interactions. So right answer is the in a statement type question both statement A1 are the correct. Okay, both the statement are the correct. Now the next question is the on which day Ministry of Environment, Forest and Climate Change promulgated an EIA notification making the environmental clearance mandatory for expansion or modernization of any activity for setting up new project listed in the Schedule 1 of notification. So right answer is the 27 January 1994. So right answer is the first one, 27th January 1994. Now the next question is the this is somewhat different question. You carefully read the question. Okay, don't make any mistake. The management tool comprising a systematically documented, periodic and objective evaluation and measuring the effect of certain activities on the environment against set criteria or standards about the environmental project performance known as environmental impact assessment. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर environmental impact assessment करेंगे. Environmental auditing, third one is environmental clearance, and fourth one is environmental management plan. So this is a very important question. So is the right answer is the environmental auditing. कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी ऑडिटिंग की जाती है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग. कीप इन माइंड, क्योंकि इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होता है उनका ऑडिट किया जाता है कि वो राइट है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको फॉलो किया गया है, कोई फंड है उसका फॉलो किया, जैसे फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती है वैसे इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग होती है. सो ये द राइट आंसर इज द इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग. डोंट कंफ्यूज विद द EIA.
So here in this bracket we explained somewhat about the environmental auditing. So environmental auditing is independent assessment performed by the different organization to ensure that they complying with the environmental policies. It examines the amount of risk or injury or actual harm caused by and determines the type of pollution produced by the assessing the range of location, procedure and activities. The environmental audit is a type of evaluation intended to identify the environmental compliance and management system implementation gaps along with relevant corrections. And this is perform the analog function to the financial audit. जैसे financial audit होता है वैसे ही environmental audit होता है. So this was some confusing question, relevant question. That's why I put this question here. So, dear friends, dear students, you read the questions carefully before attempting the questions. So, now we discuss all about the previous exam questions, and there in whole the topics there are many small terms that are very important. So here are some important abbreviations we should keep in our mind. First one is the EIA. Yes, आप सबको याद रखना है. सबका मतलब क्या होता है? EIA मतलब Environmental Impact Assessment. Second one is the EPA, Environmental Protection Agency. EIR, Environmental Impact Report. EIS, Environmental Impact Statement. NEPA, National Environment Policy Act. MOEF, CCV discussed many times. EC, Environmental Clearance. IAA, Impact Assessment Agency. EAC, Expert Appraisal Committee. SEIA, State Level Environment Impact Assessment Authority. SEC, State Level Expert Appraisal Committee. EMP, Environmental Management Plan. EEQ, Council on, sorry, this is a misprinted. This is just SEC, CEQ. So CEQ, the full form of CEQ is the Council on Environmental Quality. SPCB, State Pollution Control Board, and CPCB, Central Pollution Control Board. So these are the some full forms that are important. Okay. तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए नमस्कार.